स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। तो जो चैप्टर नंबर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, उसको आप लोगों को पहले देख लेना है, क्योंकि हम लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो उसको एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, जो आपकी जर्नी है वो बहुत लंबी है ना। अगर आप इसको कहानी के तौर में समझोगे तो ये बहुत आसानी से समझ भी जाएंगी आपको, और आपको उतना ज़्यादा जो बर्डन है वो भी फील नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पूरी जितनी भी वीडियोस है, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, और ये सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको सिंपली जाना है और उन पूरी वीडियोस को देख लेना है। क्योंकि आज हम लोग जब बात करेंगे कि जो देसी जनता है उनको सभ्य बनाने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो ब्रिटिश लोग हैं वो किस तरह से जो शिक्षित करने की जो नीति है, या शिक्षा का प्रसार बोल सकते हो, या शिक्षा को लाने की जो चीज़ है, उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक आई कैसे, है ना। किस तरह से अंग्रेज़ों को लगने लगा कि ये जो देसी जनता है उनको पढ़ाना भी चाहिए, उनको लिखाना भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हम समझेंगे ही, लेकिन आपको इसके जो पुराने चीज़ें हैं, जैसे कि किस तरह से जो 1857 का विद्रोह हुआ था और अंग्रेज़ों को किस तरह से उसमें परेशानी हुई थी, और जब उनको समझ में आ गई कि इतना आसान भी नहीं है भारत जैसे जगह पर राज करना, तो उन लोगों ने क्या किए, जो अपनी फ़ौज है उनको बुलाया 1857 के विद्रोह में। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बहुत ही जो ये विद्रोह है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से जो भारतीय लोग हैं उन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो देखने लायक थी, समझने लायक थी। और ये सब चीज़ों को हमने क्या किया, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसमें डिस्कस किया। अब ये तो एक छोटी सी बात हो गई, हमने 1 मिनट में पूरा रैपअप कर लिया, लेकिन इसको आपको डिटेल्ड समझना है तो आपको वो वीडियोस देखना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो किस तरह से मानते थे कि जो देसी जनता है उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो नवाब थे, जो राजा थे, है ना, किसान थे, आदिवासी थे, तो ये लोग तो अलग अलग गतिविधियाँ ही कर रहे थे, है ना। देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो इसका मतलब ये है कि ये भारत में तो हो ही रही थी, लेकिन यही चीज़ें दुनिया में भी चल रही थी। जर्मनी में भी युद्ध हो रहे थे, है ना, फ्रांस में भी युद्ध हो रहे थे, यूरोप पूरे युद्धों से जूझ रहा था। और उसी के साथ साथ जब आदिवासी बोलो, राजा बोलो, नवाब बोलो, तो ये सब चीज़ जब हो रही थी, तो अब ब्रिटिश लोग लगभग उनको 110 साल हो चुके हैं, तो उनको लगने लगा कि हमको अगर यहाँ पर और लंबे समय तक रहना है तो यहाँ के जो देसी ऑडियंस है, मतलब जो देसी जनता है, उनको क्या करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, शिक्षा का प्रसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब चालू होती है उससे कई दशक पहले ही क्या होती है, यूरोप में उसकी मतलब शुरू हो जाती है। मतलब यूरोप अभी शिक्षित है, और अभी यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है या जो ब्रिटिश लोग हैं उसकी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा कि ये सब चीज़ें इनकी प्लानिंग के तहत होगा। इन लोग हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली करेंगे। आपको कभी कभी ये लगेगा कि ये लोग आपकी भलाई के लिए आप लोग को शिक्षित कर रहे हो, लेकिन आप जब धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे तो आपको समझने लगेगा कि ये एक षड्यंत्र है ब्रिटिश का। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए हमको समझना है कि अंग्रेज लोग जो शिक्षा है उसको किस तरह से देखते थे। ठीक है, तो उनको सबसे पहले क्या लगता था कि जो सांस्कृतिक मिशन है, ठीक है, जो कि उनका एक ये था कि देसी समाज को सभ्य बनाना, इस चीज़ पे उन लोग क्या कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे। और उनको लग रहा था कि उनकी जो रीति रिवाज है और मूल्य मानवता को बदलना भी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि जब 1857 का युद्ध विद्रोह होता है तो वहाँ पर अंग्रेज बहुत से लोगों से वादा करते हैं कि उनकी जो सांस्कृतिक और जो उनकी विविधताएं हैं, है ना, उनकी जो मान्यता है, रीति रिवाज है, उनकी वो सम्मान करेंगे। तो सम्मान करने के लिए इनको शिक्षित करना बहुत आवश्यकता था, ऐसा ब्रिटिश लोगों को लगता था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे बदलाव आए। आप देखोगे भारतीयों को शिक्षित करना, सभ्य और अंग्रेजी की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे, यह भी हमको समझना पड़ेगा। और हमको देखना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों के कोई बने बने जवाब नहीं थे। क्योंकि ये जो बहस है वो आप देखोगे कि दशकों तक चल रही थी कि किस तरह से जो शिक्षा का प्रसार है वो भारत में
करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे किए। उसके पहले आपको ये इमेज समझना होगा कि किस तरह से जो विलियम जोन्स है, देखो ये विलियम जोन्स, अभी आपको नाम समझ लेना है क्योंकि आप देखोगे ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ठीक है, बहुत ही शिक्षित इंसान है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ये पढ़कर आया है। और इसको जब ये आता है भारत में तो इसको बहुत बड़ा काम सौंपा जाता है कि आपको शिक्षा का प्रसार करना है। तो इस समय ये सिर्फ शिक्षा का प्रसार नहीं करता है, ये बहुत सारी सोसाइटी का खोज करता है और ये बहुत सारी चीज़ें करता है जो कि हमको आधुनिक भारत को समझने के लिए वहाँ पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी आप लोग समझते जाओगे विलियम जोन्स के बारे में, तो जब आगे आप लोग पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर आसानी जाएंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, है ना, आपको लगता है कि बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही इजी वे से जो एजुकेशन पॉलिसी है भारत की वो चल रही है, लेकिन आप समझोगे कि वे पिछले 200 साल में किस तरह से विकसित हुई है। इसे पड़ताल के दौरान हम इन बात पर भी विचार करेंगे। आपको आज जितनी सरलता दिख रही है हमारी एजुकेशन में, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पड़ताल के दौरान जो भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को किस तरह से पढ़ाया जाए। तो ये जो प्राच्यवाद की परंपरा है, अब ये प्राच्यवाद क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको जो विलियम जोन्स है उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो विलियम जोन्स आया था, तो जो प्राच्यवाद या प्राच्यवादी है, इसका मतलब क्या होता है, एक एशिया की ऐसी भाषा है और जो है संस्कृति है, उसको गहन या ज्ञात करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग प्राच्यवादी कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राच्यवादी की परंपरा है वो किस तरह से आई अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सन 1783, ये सन आपको याद रखना है क्योंकि जब आपको पूछा जाता है कि सबसे पहले जो भारत के अंदर शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ तो ये कौन से सन से हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1783 से ये सब चीज़ें चालू हुई। क्योंकि यहाँ पर कौन आया था, विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर उनको क्या किया गया, तैनात किया गया। किनको, विलियम जोन्स को। नाम याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है और बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना है क्योंकि इसने कोई छोटी मोटी चीज़ को भारत में नहीं लाया, बहुत ही बड़ी चीज़ को भारत में लाया और बहुत ही प्रॉपरली बोल सकते हो आप लोग लेकर आया। ठीक है, तो कानून या माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। अब भाषाविद मतलब क्या होता है, जो विभिन्न भाषाओं को जानता है, फारसी भी जानता है ना, उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं उनको क्या कहते हैं, भाषाविद कहते हैं। तो ये जो जेम्स जोन्स था ना, विलियम जोन्स, इसको भाषाविद हम कह सकते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। मैंने बोला ना आपको, साधारण इंसान नहीं है, इसने ऑक्सफोर्ड से ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन कर चुका है और फ्रेंच और अंग्रेजी भी वो जानता है। ठीक है, अपने एक दोस्त थे, वो अभी आप देखोगे इसी समय वो अपने एक दोस्त से क्या कर रहा है, अरबी को भी सीख रहा है, मतलब उसको सभी भाषा आती है। मैंने बोला ना, आम आदमी नहीं है और कोई आम आदमी इतना बड़ा काम कर भी नहीं सकता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको धीरे धीरे क्लियर करते चलना है। ठीक है, उसके अलावा वो फारसी भी जो है वो सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ जो संस्कृत की बारीकियाँ और उसके जो व्याकरण थे, अब कोई भी भाषा को समझने के लिए आपको उसका व्याकरण पता होना, तो ये जो व्याकरण है उसकी वो क्या करते थे, लगातार प्रैक्टिस करते थे, लगातार उसका अध्ययन करते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों को प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। अब समझ रहे हो, आम आदमी नहीं था, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो विषय थे इसको संपूर्ण ज्ञान था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते हैं। आप जिस भी माहौल में जाते हो तो वैसे वैसे लोग आपको मिलने लगते हैं। तो इनको भी ऐसे लगने लगा कि उस समय कलकत्ता में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब चीज़ों पे दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेपोलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं की अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ये जो लोग थे, नाम याद रखना है,
ठीक है, देखो ये जो हेनरी टॉमस कोलब्रुक है ना, ये भी बहुत आगे इंपॉर्टेंस चीज़ों को समझने में आपको मदद करेंगे, और ये भी कोई आम आदमी नहीं है। तो ये जो इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। उसके बाद ये जो था, ये बहुत ही संस्कृत और हिंदुत्व के जो प्राचीन ग्रंथों का बहुत बड़ा विद्वान था ये, ठीक है। उसके बाद ये लगातार क्या कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। मतलब अनुवाद करना मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कोई ग्रंथ है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा है, तो अंग्रेजी भाषा को फ़ारसी भाषा में कन्वर्ट कर देना, है ना। और कोई फ़ारसी में लिखा है तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि एक भाषा जानने वाले कुछ लोग थे, लेकिन उसके अलावा कोई और भाषा है तो उसको जानने वाला ज़्यादा लोग थे। तो ये जो प्रसार है ना ज्ञान का, एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत ही आसानी से तब हो पाएगा जब वो जो ग्रंथ है उसको आसानी से किसी ने अनुवाद कर दिया है। आज आप जो किताबें पढ़ते हो, ज़रूरी नहीं है वो किताबें हिंदी में ही आप पढ़ रहे हो तो हिंदी में ही लिखी गई होती है कुछ किताबें जो इंग्लिश में लिखी जाती है, लेकिन आप उसको क्या करते हो, हिंदी में पढ़ते हो। तो मतलब क्या है कि वो इंग्लिश भाषा से हिंदी भाषा में उस किताब का क्या किया गया, अनुवाद किया गया है, ठीक है। अब आपको बहुत बहुत बारीकी से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी सोसाइटी का गठन होगा जो आपको, आपके अगर आंसर में आप लोग लिखते हो तो जो आंसर चेक करने वाला है उसको समझ में आएगा कि ये जो भी बंदा है या जो भी बंदी है वो कितनी बारीकी से चीज़ों को पढ़ रही है, उसकी इम्पोर्टेंस समझ रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो प्राचीन भारतीय विरासत है ना, उसको समझने के प्रयास में लगे हुए थे ये जो भी लोग थे उनके साथ, और इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने क्या किए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगातार पीसीएस बोलो, यूपीएससी बोलो, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको समझना है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसका गठन किसने किया, और एशियाटिक रिसर्च नामक जो शोध है, उसका जो पत्रिका थी, इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया। तो इतनी बातें अगर आपको समझ गई है तो हम आगे चलेंगे कि जो जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत को पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन हो गया। जो आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हो, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी सोच भी पढ़ी लिखी होती है। तो आपको यहाँ पे साफ दिखेंगी जो जोन्स और कोलब्रुक है वो किस तरह से सोचते थे भारत के लिए, बल्कि वो ब्रिटिश थे, लेकिन आप समझोगे उनकी सोच जो थी वो किस थी कि उनको लगता था कि बहुत ही ये जो भारत में धर्म है ना, जो खास करके आप हिंदू धर्म बोलो, उनको लगता था कि ये बहुत ही प्राचीन धर्म है ना। हो सकता है उसका पतन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, कोई धर्म का अगर पतन हो रहा है तो उसका कुछ पुराना इतिहास नहीं है। तो ये सब चीज़ें उनको लगती थी, ठीक है। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन्हीं रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास पर आधार पैदा हो सकता है। मतलब उनको भी लगता था कि जो पुराना इतिहास है, उन इतिहास को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो भारत में जो शिक्षा का प्रसार है उसका आधार और उसका विकास इन सब चीज़ों से ही जो आधार है वो पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। मतलब जो कुछ लोग थे जो कि इंटरेस्ट रखते थे इन सब चीज़ों में, उन लोगों ने क्या किया, सब लोग एक हुए और लगातार जो ग्रंथ हैं वो ढूंढने लगे। मतलब आज जो इतिहासकार करते हैं उस समय ये लोग कर रहे थे, ठीक है। बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत में दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देंगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाओं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान देने की प्रोत्साहन देनी चाहिए। उसके बाद वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य को पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। मतलब वो चाहते थे कि जो संस्थान है, अब आप जब भी पढ़ पाओगे ना, जब आपके लिए कोई संस्थान होंगी, तो बहुत सारे जो संस्थान हैं उनको भी क्या किया गया, उनकी स्थापना की गई। और इन अधिकारियों को यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वह पहले
परिचित हों, मतलब जो लोग जिस बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं उन लोगों को वो पढ़ाना ज़रूरी था, ऐसा वो मानते थे, जिससे वे आदर को और महत्व देंगे। क्योंकि आपको जो आपका आदर है, संस्कार है, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? ये आपके धर्म से आती है। तो ये सब चीज़ें उनको भी लगने लगी कि किस तरह से जो आदर का महत्व है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप किसी न किसी धर्म से जुड़े हो। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए, मतलब जो कोई अभी जो उस समय से स्टार्टिंग थी शिक्षा की, तो उनको ऐसा लगता था कि अभी इनको स्टार्टिंग से कोई नए सब्जेक्ट्स ना पढ़ाए, इनको पहले जो महत्व है ना, जो क्या बोलेंगे आप, जो संस्कार है वो पहले सिखाया जाए, फिर धीरे धीरे हम इनको सभ्य बना सकते हैं। इन अफसरों की राहों में केवल 3 तभी अंग्रेज देसी जनता की दिल जीत सकते थे। क्योंकि देखो, मैं बताया ना आपको, इनका कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड चलता था। अब उन लोगों ने पर्टिकुलर जो धार्मिक शिक्षा है उसको देने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि यही स्टार्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो देसी जनता है उसका दिल जीत सकते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में क्या किया गया, एक मदरसा खोला गया। अब ये मदरसा क्या होता है? मदरसा आप इस तरह से समझ सकते हो कि मदरसा मतलब क्या होता है, एक सीखने की जगह, मतलब एक शिक्षा संस्था बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एक उर्दू वर्ड है या एक अरबी वर्ड है, ठीक है, जो कि आप जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हो उसको क्या कहते हैं, मदरसा कहते हैं। फिर 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। आज भी आप लोग जाओगे, जो हिंदू कॉलेज है आपको आज भी वहाँ पर दिखेगा, जो कि बहुत पुराना कॉलेज है। और अगर आप अभी कभी जाओ तो वहाँ पर बिल्कुल जाओ, क्योंकि आप जो पुरानी चीज़ें उसको देखने का कुछ और मज़ा है, ठीक है, ताकि वह प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का जो शासन है उसको चलाने में मदद मिलेंगी। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। बहुत से लोगों को प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। कुछ लोग सपोर्ट में होते थे तो कुछ लोग जो अपोज में होते थे, ठीक है। अब आप लोग को ये जो रीड है इसको कर लेना है। ये चित्र के बारे में मुख्य तौर पर बताया गया है और ये जो वर्ड है जो कि हमने पूरा डिस्कस किया, तो ये यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे पूरब की जघन्य कुछ गलतियाँ थी वो किस तरह से की हुई, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हमने जो समझा है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई शिक्षा का प्रसार हो रहा है ना, लोग आ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जो देसी जनता है उनको सभ्य बनाना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे प्रयास हुए। अभी तो यहाँ पे एनसीईआरटी तो हम बेसिक चीज़ों को कवर किए, लेकिन जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितने सारे पत्रिका को प्रकाशन किया गया, कितनी नई नई संस्थानों को खोला गया। लेकिन अभी आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना समझना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि क्या गलतियाँ हुई है ना, गलतियों के बाद जो शिक्षा को व्यवसाय के लिए किस तरह से यूज़ किया गया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।